हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यानी पेपर में आता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाइए तथा इनकी सीमाएँ को लिखिए। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ने से पहले हम थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो परमाणु मॉडल की सर्वप्रथम परिकल्पना थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को देख लेते हैं। थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने परमाणु के मॉडल को दिया सर्वप्रथम, जो कि उनके अनुसार मतलब उनका कथन क्या था कि परमाणु गोलाकार एक संरचना है, ठीक। लेकिन परमाणु में क्या होते हैं कि धनावेश उपस्थित होते हैं, जो कि परमाणु के हर जगह धनावेश ही पाई जाती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती हैं, जो कि कलिंदरे जैसे तरबूजे यानी कहना चाहिए तरबूजे के दाने के समान धंसे रहते हैं। जैसे तरबूजे को काटने से उसके दाने निकलते हैं, जो कि उसका गुदा भाग होता है, उसमें दाने कैसे बीच बीच में उसके गुदा में समाहित रहते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को कहा वैज्ञानिक थॉमसन ने कि धनावेश क्या है, उसके हर जगह उपस्थित होती हैं, ठीक है ना, परमाणु में। और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन तरबूजे के दाने के जैसे उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। यह किसने कहा? थॉमसन ने कहा। जो कि जितनी धन आवेश उपस्थित होती हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश उपस्थित होती हैं, यानी उनके अनुपात में, ठीक है ना। जितने धनावेश उपस्थित होंगी उतने ही इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश उपस्थित होंगी, उनका कहना यही था। इसीलिए उसे तरबूज मॉडल भी कहा गया। थॉमसन के मॉडल को कौन सा मॉडल कहा गया? तरबूज मॉडल कहा गया, ठीक। थॉमसन ने बताए कि किसी भी परमाणु की जो आकार है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है। ये थॉमसन के अनुसार है। इस प्रकार थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने धनावेश परमाणु में उपस्थित होता है कहे, और उसमें ऋणावेश उपस्थित होते हैं, जो कि ऋणावेश उपस्थित होते हैं धनावेश में, तो कारण को नहीं समझा सके, ठीक, कि किस कारण ऋणावेश धनावेश में हर जगह उपस्थित होते हैं। इस कारण को उन्होंने समझाने में असमर्थ रहा। दूसरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। इसका जो मॉडल है थॉमसन जी का, वो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम को भी व्याख्या नहीं कर पाए। इस प्रकार से एक अलग मॉडल की ज़रूरत पड़ी, जो कि रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने इस मॉडल का प्रतिपादित किया। जब वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी आए तो उनका विचार था कि पहले हम भी प्रयोग कर लेते हैं, जो कि थॉमसन जी बता रहे हैं कि धनावेश हर जगह परमाणु पाई जाती हैं और उसमें ऋणावेश कलिंद्रा यानी उसको कहते हैं तरबूज के दाने के जैसे, जो कि हर जगह पाई जाती है। तो हम इसका प्रयोग करके ही मानते हैं। और उन्होंने रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने एक परमाणु मॉडल दिया, ठीक। तो क्या है, रदरफोर्ड ने 1911 में एक मॉडल प्रतिपादित किया, जो इस प्रकार है। ये मॉडल आप देख रहे हैं चित्र में, ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने जब परमाणु के मॉडल के बारे में प्रयोग किए, तो उन्होंने स्वर्ण धातु के अत्यंत पतले पत्थर लिए, मतलब कि इतने पतला था कि 0.00001 सेंटीमीटर, इतने पतला था। स्वर्ण धातु के पतले पत्थर लिए, ठीक है ना। और रेडियोएक्टिव पदार्थ से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों से उस पर आघात किया। किस पर?
स्वर्ण धातु से प्राप्त पतले पत्थर पर, ठीक है ना, अल्फा किरणों का आघात किए। तब उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ है उसका परिणाम प्राप्त किए। मतलब बच्चों ये जो है एक स्वर्ण धातु की एक पतले पत्तल है, बहुत पतली है, ठीक है ना, परमाणु बहुत छोटा परमाणु होता है जो और डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इतना बड़ा परमाणु बना है, आप ये मत समझिए कि परमाणु बड़ा होता है, बहुत अत्यंत छोटा, बहुत छोटा होता है, तो धूल के कण से भी छोटा, ठीक है ना, जिसको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, सोच लीजिए। तो ऐसे परमाणु लिए, कौन से परमाणु लिए? स्वर्ण धातु के पतले पत्थर पर को लिया, है ना, बहुत छोटा सा कण लिया और इस पर अल्फा पार्टिकल, अल्फा कणों की क्या किया? बौछार किए। ठीक, जब बौछार किए तो इसमें कुछ घटना हो रहा है। क्या घटना हो रहा है कि कुछ अल्फा कण जो हैं, कुछ जो अल्फा के कण हैं, अल्फा पार्टिकल हैं, पत्थर के आर पार चले जाते हैं। देख रहे हैं, पत्थर के आर पार चले जाते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक। लेकिन दूसरा हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ कण अपने पूर्व पथ से विक्षेपित हो जाते हैं। अपने पूर्व जो पथ है, कुछ कण क्या होते हैं अपने पूर्व के पथ, जैसे ये जा रहा है, विक्षेपित हो जाते हैं, मतलब स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, मतलब विक्षेपित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं अपने मार्ग से, ठीक। ये दूसरा घटना घटता है। तीसरा होता है कि लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण, 20,000 में से एक अल्फा कण अपने चलने वाले पूर्व मार्ग पर ही वापस लौट आता है। 20,000 अल्फा कण की बौछार किया गया, मतलब 20, उसमें से एक अल्फा कण जाता है और वहाँ बीच से गुजर नहीं पाया, अपने ही मार्ग में वापस आ जाता है, ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पास। क्या क्या बताया बच्चों? पहला अल्फा कण क्या होता है? पहला अल्फा कण क्या होता है? बहुत से जो कि भाग अल्फा कण के पत्थर के आर पार सीधी रेखा में गुजर जाते हैं, बहुत से कण गुजर जाते हैं, ठीक। इसको ध्यान में रखिए। दूसरा अल्फा कण अपने पूर्व मार्ग से विचलित हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। और तीसरा क्या होते हैं? 20,000 में से एक अल्फा कण अपने चलने वाले पूर्व मार्ग पर ही वापस लौट आता है, ठीक है ना, ये पूर्व मार्ग पर ही वापस लौट आया। अब इसका निष्कर्ष क्या है? इसको क्या कहेंगे? ऐसा घटना घट रहा है तो इसमें निष्कर्ष ये रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने बताए कि जो कण, अल्फा कण अधिकांश जो निकल जाते हैं, ठीक है, आर पार हो जाते हैं स्वर्ण पत्र को, वहाँ क्या था? रिक्त स्थान था, खाली स्थान की वजह से निकल गए, ये निष्कर्ष में आया पहला। दूसरा, जो विक्षेपित कुछ अल्फा कण हो गए, अपने मार्ग से, पूर्व मार्ग से विचलित हो गए, विक्षेपित हो गए, उसमें क्या कहा गया? उसमें यह कहा गया कि परमाणु का जो द्रव्यमान है, धनावेश केंद्र, परमाणु का जो अधिकतम द्रव्यमान धनावेश केंद्र में स्थित होता है। परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान धनावेश केंद्र में होता है, ठीक। तो जब उसका जो प्रभाव होता है, उसके प्रभाव से, क्योंकि अल्फा कण प्लस होता है और उसके प्रभाव से वो विक्षेपित हो गया, इसका मतलब वहाँ धन आवेशित रहा होगा, मतलब जो केंद्र है धन आवेशित, और इसको नाभिक कहा, इसको न्यूक्लियस नाम दिए। कौन दिए? रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस कहा। बोले कि जब विचलित होते हैं, इसका मतलब वहाँ धन आवेश केंद्र है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी धन आवेश हैं और नाभिक भी धन होगा, जिससे वो विचलित हो गए अपने मार्ग से, ठीक ना। तो दूसरा क्या निष्कर्ष निकाले कि अपने मार्ग से विचलित होने का वजह है कि धनावेश केंद्र में स्थित है, वहाँ जो परमाणु अधिकांश भाग क्या है, नाभिक क्या है, उसका धनावेश केंद्र है, ठीक है ना, जिससे वो विचलित हो गए। तीसरा क्या है? कुछ अल्फा पार्टिकल जो अपने मार्ग में वापस आ गए, उसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि नाभिक अत्यंत सूक्ष्म कण, इतना सूक्ष्म कण होते हैं कि 10⁻13 सेंटीमीटर, 10⁻13 सेंटीमीटर होते हैं नाभिक, इतना सूक्ष्म होते हैं। और जो कि ठोस एवं दृढ़ भाग है, ठोस हो गया, दृढ़ है, इसलिए वहाँ
टकरा करके उसको भेद नहीं सका और अपने मार्ग पर कुछ अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। ये 3 निष्कर्ष उन्होंने बताए। इस प्रकार बच्चों, जितना आपको परीक्षा में लिखने की ज़रूरत है उतना ही हम आपको अवेलेबल कराते हैं। देखते हैं, उन्होंने यह देखा, मतलब रदरफोर्ड ने यह देखा कि जब स्वर्ण धातु के अत्यंत पतले पत्थरों मतलब 0.0001 सेंटीमीटर या 100 नैनोमीटर पर किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों से आघात किया जाता है तब निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला, बहुत से अल्फा कण पत्थर के आर पार सीधी रेखा में चले जाते। कुछ कण अपने पूर्व पथ में विक्षेपित हो जाते हैं, जैसे कि बताया वहाँ गया। कुछ कण अपने पूर्व पथ में विक्षेपित हो जाते हैं और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण अपने चलने वाले पूर्व मार्ग पर ही वापस लौट आता है। मतलब पहला क्या है, पहला जो अल्फा कण है सीधी रेखा में गुजर जाता है, दूसरा अपने पूर्व पथ में विक्षेपित हो जाता है और तीसरा 20,000 में से एक अल्फा कण अपने चलने वाले पूर्व मार्ग में ही वापस लौट आता है। इसका निष्कर्ष क्या बताए? परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है क्योंकि अधिकतम अल्फा कण स्वर्णपत्र के पार निकल जाते हैं। ठीक। दूसरा निष्कर्ष, परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान एवं धनावेश केंद्र में स्थित है। इसका कारण 4 AMU द्रव्यमान व 2 इकाई धनावेश वाले कण का विक्षेपित या वापस होना है। परमाणु का यह भाग केंद्र बिंदु नाभिक कहलाता है। और तीसरा, नाभिक अत्यंत सूक्ष्म और ठोस व दृढ़ भाग है। मतलब जो कि अल्फा कण अपने मार्ग में लौट आता है उसका क्या है कि नाभिक अत्यंत सूक्ष्म और ठोस और दृढ़ भाग था, इसलिए अपने मार्ग पे लौट आता है। और ये जो दूसरा है वो विक्षेपित अल्फा कण क्यों होते हैं? क्योंकि अधिकतम द्रव्यमान धनावेश केंद्र में स्थित होते हैं। ठीक है ना। जो परमाणु का केंद्र बिंदु यानी नाभिक कहलाता है। अब जब धनावेश केंद्र है तो अल्फा कण भी धनावेश था, ये भी तो प्रतिकर्षित हो गए और वो विक्षेपित हो गए। ठीक है। इस प्रकार से निष्कर्ष 3 रहा। अब हम देख लेते हैं रदरफोर्ड परमाणु की मॉडल की सीमाएं। उन्होंने परमाणु में इलेक्ट्रॉन के विन्यास पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उनका जो सिद्धांत अधूरा रह गया। मतलब परमाणु के जो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास पर उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनका सिद्धांत अधूरा रह गया। अगला है मैक्सवेल के सिद्धांत का खंडन किया। ठीक है, खंडन किया, जो अपने मॉडल के माध्यम से परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में विफल रहा। मतलब जो मैक्सवेल के सिद्धांत का जो खंडन किया उसको अपने मॉडल में समझा नहीं सके। ठीक। तो ये 2 रदरफोर्ड मॉडल की सीमाएं था, जो कि परीक्षा में आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप नोट्स में लिख लीजिए। इस प्रकार से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट्स में लिखकर ज़रूर याद करें। वीडियो कैसे लगा? यदि आपको कुछ इसमें से समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही वीडियो आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। और आप अपना पढ़ाई डेली लगन से बिल्कुल बनाए रखें। मोस्ट क्वेश्चन बड़ी सूक्ष्मता से एक एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कराएंगे और आपका सिलेबस पूर्ण कराएंगे, जो कि गारंटी के साथ सिलेबस पूर्ण होगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ओके।